द लास्ट लेसन। इसके राइटर है अल्फोंस दत। ये हमारी फ्लैमिंगो बुक की फर्स्ट चैप्टर है, 12th क्लास की बुक है। तो इसमें इसका नाम है द लास्ट लेसन, लेकिन जो हमारी फ्लैमिंगो बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स आते हैं हमारे, जिससे हमें हेल्प मिलेगी हमारे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए, जैसे कि ड्रीड डर लगना, स्कोल्ड भला बुरा कहना, सामिल आराम मशीन इत्यादि। ऐसे यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स और हैं। इसमें ऑथर के बारे में आता है कि और जो ऑथर है हमारे, उनका जन्म हुआ था 1840 से 1897 में मृत्यु हो गई थी। वह एक नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। जो हमारी लास्ट लेसन लिखा गया है, ये चैप्टर कब का लिखा गया है, जब फ्रेंच और रशियन वार चल रहा था, 1870 से 1871 के बीच में लिखा है। और इसमें क्या बताया गया है, जब रशियन और फ्रेंच के बीच में जब युद्ध चल रहा था और फ्रेंच के ऊपर रशिया, फ्रेंच के कुछ हिस्सों पर रशिया ने जब हमला कर दिया था और अपने कब्जे में ले लिया था, तो वहाँ के स्कूलों में भी इफ़ेक्ट हुआ था। और इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है कि वो इफ़ेक्ट स्कूलों पे क्या हुआ था। इस चैप्टर में एक लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है, और वह लड़का अपने स्कूल जाता है। इस चैप्टर में फर्स्ट पैरा में यही बताया गया है कि वो लड़का अपने स्कूल जा रहा है, और उसके वह जो फ्रेंच है वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, और वह अपने होमवर्क को करने की कोशिश करता है पर वह नहीं कर पाता है। उसके टीचर ने उसे होमवर्क में पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए हुए हैं, जो कि वो नहीं करता है। इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स मेन हैं, एक तो फ्रेंच और दूसरा उसका टीचर एम हैमल। फर्स्ट पैरा में बताया गया है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I had not know the first word about them. इसमें बताया गया है कि जो सुबह सुबह जो फ्रेंच है वो अपने स्कूल के लिए लेट उठता है और वो लेट निकलता है अपने घर से, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि उसने पार्टिसिपल्स नहीं याद किए हैं तो उसे स्कूल में डांट पड़ने वाली है, इसलिए वो डरा हुआ होता है। एक पल के लिए वह सोचता है कि वह स्कूल जाने की बजाय क्यों ना बाहर अपना दिन व्यतीत कर ले। इट वॉज सो वार्म। फिर अपने वहाँ के मौसम के बारे में बताता है कि वहाँ पे कैसा मौसम है, कि वहाँ पे वो कहता है कि वो बहुत ही गर्म मौसम था, आरामदायक था और बहुत ही ब्राइट डे था। चिड़िया थी वो चहचहा रही थी। द बर्ड्स वर chirping एट द एज ऑफ द वुड एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द Persian soldiers वर ड्रिलिंग। और वहाँ पे जो चिड़िया है वो लकड़ी के एज पे चहचहा रही थी, और जो पर्शियन शोल्डर्स है वो सामिल के पीछे अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सभी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था फ्रेंच के लिए पार्टिसिपल्स के बजाय, यानी कि उसे पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा अच्छा ये सारा मौसम लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन फिर वो फ्रेंड सोचता है कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वह इन सबको छोड़कर अपने स्कूल के लिए जाए। उसके बाद अगले पैरा में, वैन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years all bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? इस पैरा में बताया गया है, जब स्कूल के लिए फ्रेंड जा रहा था तो वह टाउन हॉल से पास होता है, तो टाउन हॉल के बीच में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है जिसके सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। उस बुलेटिन बोर्ड पे पिछले 2 साल से वो सारी बुरी खबरें आती हैं, जैसे कि हारा हुआ युद्ध, कोई भी ड्राफ्ट और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर। फिर वो अपने आप ही बिना रुके सोचता है, चलते चलते हुए अपने आप में सोचता है कि क्या लिखा होगा आज जो वहाँ पे इतनी भीड़ है। अगले पैरा में लिखा हुआ है कि वहाँ पे उसे 2
कुछ लोग उसे मिलते हैं वहाँ पे, जो उसे कुछ कहते हैं। क्या लिखा है? देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." जैसे जल्दी जल्दी वह लगता है वहाँ से, वैसे ही पीछे से ब्लैक स्मिथ वाचर वहाँ पे खड़े होते हैं और अपने अप्रेंटिस के साथ, और वह पीछे से बोलते हैं, "डोंट गो सो फास्ट", कि तुम इतना तेज़ मत जाओ बॉब, तुम अपने स्कूल में समय रहते पहुंच जाओगे। फिर फ्रेंच ये सब सुनने के बाद ये सोचता है कि शायद वह उसका मजाक बना रहे थे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और उसके बाद वह एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है। एम हैमल कौन थे? एम हैमल थे उसके टीचर, जो दूसरे मेन कैरेक्टर थे। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। प्राय जब स्कूल लगा हुआ होता था तो वहाँ पे चहल पहल होती थी, बच्चों की और डेस्क की आवाज़ आती रहती थी। यहाँ पे ये मेन थोड़े से पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ेंगे। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि वहाँ पे प्राय शांति नहीं होती थी, सॉरी, वहाँ पे प्राय शोर शराबा होता था। किस चीज़ का? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ होती थी। लेसन्स को बार बार एक साथ रिपीट करने की आवाज़ होती थी, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो हमारे हाथ थे वो कान से ऊपर होते थे अच्छे से समझने के लिए चीज़ें, और टीचर अपने रूलर यानी कि जो अपना डंडा था बार बार टेबल पर पीटते थे, उसकी आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी सब स्थिर था। आज जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब कुछ स्थिर था, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, लेकिन मैंने ये सब कुछ ये जो हंगामा था वो ऐसे ही महसूस किया, मैं इतना ध्यान नहीं दिया, यानी कि इस लाइन में एक आ गया है और मैं अपने डेस्क की तरफ चल दिया कुछ भी देखे बिना। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वहाँ पर ऐसी शांति थी जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his trouble iron ruler under his arm. मैं अपनी दोस्तों को, अपने साथ सहपाठियों को विंडो से देखता हूँ, जो कि पहले से ही अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और जो एम हैमल है वो कभी चल रहे हैं और बैठ रहे हैं अपने डरावने आयरन रूलर के साथ जो उनके अंडर आर्म में है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मैंने डोर खोला और मैं सबके सामने गया, और यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हैं कि उस समय मैं कितना ज़्यादा शर्माया हुआ था और कितना ज़्यादा भयभीत था, क्योंकि वह सुबह सुबह जाता है, लेट हो जाता है स्कूल के लिए और सबके सामने जाता है, और वहाँ पे एक आश्चर्यजनक बात ये होती है कि वहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, तो इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा भयभीत होता है। बट नथिंग हैपन। नेक्स्ट पैरा में आता है हमारे, बट नथिंग हैपन। एम हैमल saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." और यहाँ पे एम हैमल की बात आती है कि एम हैमल कहते हैं कि मतलब बहुत प्यार से एम हैमल कहते हैं, "गो टू योर प्लेस क्विकली", जल्दी से अपने जगह पे जाओ छोटे फ्रेंच, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से अपने
बेंच पर कूदता हूँ और अपनी डेस्क पे बैठ जाता हूँ. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize day. यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि जैसे कि मैं अपने डर में काबू पाने लगा था, वैसे ही मैंने एकदम से देखा कि वहाँ पे मेरे जो टीचर हैं एमएमएल है, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, उनकी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने ब्लैक सिल्क कैप पहनी है जो कि ऑल एम्ब्रॉयडर्ड हुई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट द, और जो कि ये सारी जो पूरी ड्रेस है वह केवल इंस्पेक्शन और प्राइज़ डे के अलावा कभी नहीं पहनते हैं. तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था. Besides, the whole school seemed so strange and Sweinman, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hosher with his three-corner hat, and former mayor, the former postmaster, and several other besides. ये सब तो स्ट्रेंज था ही, आश्चर्यजनक था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मेरे को आश्चर्यजनक लगा वो ये था कि जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, उस पे आज हमारे जो गांव के लोग बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हॉशर विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, 3 कॉर्नर वाली टोपी पहन के बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर बैठे हुए थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, और भी बाकी लोग उनके आसपास बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी बहुत ही दुखी दिख रहे थे. एंड ऑसर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर उनकी कोई बुक है जो कि हॉसर लेके आए हुए थे अपने साथ. थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसे अपने अंगूठे से एज की तरफ पकड़ा हुआ था, बुक की एज से पकड़ा हुआ था, और अपने घुटनों पर उसे खोल के रखा हुआ था. और उसके बाद and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages, और उसके पेजेस के बीच में उनके जो स्पेक्टल्स यानी उनके स्पेक्टिकल्स यानी उनके चश्मे रखे हुए थे उनके पेजेस के बीच में. उसके बाद आता है while I was wondering about it all MML mounted his chair and in the same grave and gentle tone. उसके बाद हेमल से उन्होंने अपनी चेयर को थोड़ा चेयर माउंटेड की इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी गंभीर और जेंटल टोन में विच ही हैड यूज टू मी, जो कि वो हमेशा मेरे लिए यूज़ करते हैं. उन्होंने मुझसे कहा, माई चाइल्ड, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. मेरे बच्चे, मैं ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. वह बताते हैं कि जर्मन से यह ऑर्डर आया है कि केवल बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. कहाँ पर? एलएसएस एंड लॉरेन, यानी एलएसएस एंड लॉरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. ये ऑर्डर बर्लिन से आया हुआ है. यानी कि बुलेटिन अब यहाँ पे वह सोचता है, द लेसन आई वांट यू टू बी अटेंटिव, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. यानी कि अब जो वह लेसन देने जा रहा है वह चाहता है कि सभी उसे बहुत ही सचेत मन से पढ़ें, यानी कि अटेंटिव हो सभी उस चैप्टर के लिए. What a thunderclap these words were to me. यानी कि अब फ्रेंच है वो सोचता है कि ये सभी कितने वज्रपात शब्द थे मेरे लिए. उसको फ्रेंच को ये बातें सुन के भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ. फिर वह कहता है, ओह द विशेस
riches that was what they had put up at the town hall। अच्छा, तो ये बात थी जो कि वहाँ पे टाउन हॉल पे लिखी वो पढ़ रहे थे, यानी कि जब वो टाउन हॉल से पास हो रहा था और बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी, तो वह सोचता है कि अच्छा वहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई थी उस बोर्ड पर। My last French lesson, why I hardly knew how to write। I should never learn anymore। I must stop there। Then, oh, how sorry I was for not learning my lesson, my forsaking birds' eggs or going sliding on the Saar। यहाँ पे फ्रेंच लेसन को लेकर फ्रेंड्स है वो सॉरी व्यक्त करता है अपनी तरफ से, यानी कि वो कहता है कि मेरा फ्रेंच लेसन, क्यों मैंने जिसे इतना हार्डली लिखना सीखा हुआ था, इतना हार्डली से याद करना सीखा था, जो मैं इतनी मुश्किल से पढ़ पाता था और अभी तक तो मैं इसे अच्छे से सीखा भी नहीं था, वो अब मेरे पास नहीं रहा। हो हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं अपने फ्रेंच लेसन को और नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी कि मैं केवल बर्ड्स के एग मांगने और स्लाइडिंग ऑन द सार और सार के ऊपर स्लाइडिंग करता ही था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो कुछ समय पहले मुझे ये बुक्स बहुत ज़्यादा बाधा लगती थी अपने जीवन में। सो हैवी टू कैरी, और उठाने के में बहुत ही ज़्यादा बोझ लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संट्स, मेरे ग्रामर की बुक और संत की हिस्ट्री वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। और ये सब मेरे जो थी, ये सारी किताबें थी मेरी, वो बहुत ही पुरानी मेरी दोस्त थी और अब मैं गिव अप नहीं कर सकता, इस चीज़ से गिव अप नहीं कर सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूरल एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। यहाँ पर जो फ्रेंच है वो बताता है कि जो उसे बुक्स इतनी ख़राब लगती थी, अपनी ग्रामर की बुक और संत की हिस्ट्री की बुक, ये जो हम बहुत सारी ज़्यादा ख़राब लगती थी, उसे भारी लगती थी, वो अब उसे अपनी पुरानी दोस्त लगने लगी है और उसे एम हैमल के प्रति भी एक अच्छी भावना आ रही है। बेशक जो एम हैमल थे वो क्रैंकी लगते थे उन्हें और उनको बार बार डांटते थे, लेकिन ये सारी न्यूज़ सुनने के बाद अब उनके मन में, फ्रेंड्स के मन में एम हैमल के प्रति अच्छी फीलिंग्स आ रही है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। यह अब हाँ एम हैमल कहते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स कहते हैं अच्छा, इट वॉज़ इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट, अच्छा ये सब इनके लास्ट जो इन्होंने कपड़े पहने हैं, नए नए कपड़े पहने हैं जिन्हें वो केवल अपने इंस्पेक्शन और प्राइस डे के ऊपर ही पहनते हैं और फाइन संडे के ऊपर पहनते हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए अपने लास्ट फ्रेंच लेसन के लिए पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड why the old man of the village were sitting there in the back of the room। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये जो विलेज के पीपल्स हैं, गांव के लोग हैं, हमारे पीछे बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। It was because they were sorry to that they had not gone to school more। अब वो भी अपने लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि वो अब अपने स्कूल वापस नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। अब वो कहते हैं कि ये यहाँ पर स्कूल में आना, टीचर का इस तरह से कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के बैठना, ये सभी ये सॉरी फील करने के लिए है।
ये अब सोचते हैं कि अब जिस टीचर ने 40 साल तक अपनी फेथफुल सर्विस दी, अपनी विश्वसनीय सर्विस हमें दी है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, जो अब इस कंट्री में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इस बारे में सोच रहा था, आई हेयर माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम सुना जो कि बुलाया गया था। यानी कि अब जो एम हैमल है उनसे फ्रेंड्स का नाम पुकारते हैं। इट वॉज़ माई टर्न टू रिसाइट, अब यह मेरी बारी थी सुनाने की, फ्रेंड बोलता है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, अब जो very loud and clear and without no mistake, अब जो ये फ्रेंच है वो ये सब बातें सोचने के बाद यह सोचता है कि जो पार्टिसिपल्स है उनके रूल का वह एम को अच्छे से जवाब दे, क्लियर और लाउड विदाउट एनी मिस्टेक वो उसका जवाब दे। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नो डेयरिंग टू लुक अप। अब यहाँ पर जो फ्रेंच है वो पहले ही वर्ड में मिक्स हो जाता है, यानी वह बोल नहीं पाता क्योंकि उसे पहले से जो पार्टिसिपल से वो याद नहीं थे। वो खड़ा हुआ है उसके डेस्क को पकड़कर और उसके जो हार्ट है वो बीटिंग कर रही है और उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वह ऊपर सर उठाकर देख सके क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं थे। आई हेयर एम हैमल से टू मी, आई विल नॉट स्कूल यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ। अब यहाँ पे एम हैमल उससे कहते हैं, मतलब जो फ्रेंड्स है वो सुनता है कि एम हैमल उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, ये बहुत हुआ, तुमने बहुत बैड फील कर लिया, ये काफ़ी है। सी हाउ इट इज़ वेरी एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई विल पेलेंटी ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पे एम हैमल बताते हैं कि हम रोज़ अपने आप से ये कहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है काम करने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी विल कम आउट, और अब हम देख सकते हैं कि हम अब कहाँ आ गए हैं। यानी कि जो ये फ्रेंड्स थे उससे कहते हैं कि तुम भी ये सोचते होंगे कि कल याद कर लूँगा, कल याद करूँगा, लेकिन अब हमारे पास समय ही नहीं है कि हम अपनी भाषा को याद कर सकें। ये सब चीज़ें संबोधित करके जो एम हैमल है यहाँ पे बताते हैं कि एंड यू नाउ यू सी वेयर वी विल कम आउट, कहाँ हम आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलेस्क, ये बहुत बुरा है एल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यह आने वाले कल पर छोड़ देती है अपना सारा काम। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज़ इट, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट you can neither speak nor write your own language, यानी कि but you are not the worst poor little friend we all a great deal to reproach ourselves with। अब यहाँ पे जो एम हैमल है वो कहते हैं कि अब जो बाहर से लोग आएंगे वो हमसे कह सकेंगे, लेकिन हमें हमारी यहाँ पे जो भाषा है फ्रेंच भाषा है वो हमें बचा के रखनी है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच, यू ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच और सेल्फ विद, योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो बिल्कुल चिंतित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स, वो तुम्हें काम करने के लिए मील्स पे और फार्म्स पे भेज देते थे सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कुछ और पैसे कमाने के लिए। और मैं आई विल बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी ब्लेम का पात्र हूँ।
यानी कि मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए भेजा, जहाँ मुझे तुम्हें अपना चैप्टर याद करने के लिए बिठाना चाहिए था। यानी तुम्हें चैप्टर याद करने के बजाय मैंने पौधों को पानी देने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट want to go fishing did I not just give you a holiday। और जब मुझे अपने फिशिंग करने के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें हॉलीडे दे दिया करता था, छुट्टी दे दिया करता था और तुम्हें पढ़ाता नहीं था। Then from one thing to another, M. Hamel went to on talk of French language, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि अब फ्रेंच कहता है कि इधर उधर की बातों पर करते करते जो MML है वो बार बार फ्रेंच लैंग्वेज पे आ जाते थे और बताते थे कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लैंग्वेज है वर्ल्ड में वो है फ्रेंच लैंग्वेज। The clearest, the most logical that we must guard it among us and never forget it, because when people and enslaved are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यहाँ पे कहते हैं कि जो लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ज़्यादा क्लियरेस्ट है और लॉजिकल है और इसे हमें बचा के रखना है और हमें इसे कभी नहीं भूलना, क्योंकि जब तक कोई गुलाम अपनी लैंग्वेज को बचा के रखता है तो वह उसके पास एक की होती है अपने प्रिजन से, यानी कि जेल से निकलने की, यानी कि गुलामी से बाहर निकलने की एक की होती है जब तक उसके पास उसकी लैंग्वेज प्रिसर्व है। यहाँ पे जो MML है वो सभी को अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए कहते हैं। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। और एक ग्रामर खोलते हैं, अपनी ग्रामर की बुक खोलते हैं और हमारे लिए एक लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स है उसको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि M. Hamel इसे बहुत ही आराम से पढ़ाते हैं और जो सभी चुप हैं, इसलिए फ्रेंच भी बहुत ही सीरियस होकर इस चैप्टर को पढ़ता है, तो इसलिए उसे समझ में आ जाता है। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने कभी भी इसे केयरफुली नहीं सुना और उन्होंने कभी भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, पेशेंट के साथ एक्सप्लेन नहीं किया, तो शायद मैं इसको पहले समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं इसको बहुत अच्छे समझ पा रहा हूँ। बहुत ही ईजी है ये। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ये सब ऐसा था जैसे कि जो M. Hamel है वो सारी चीज़ें हमें देना चाहते हैं, जो सारे विचार सारी बातें हमें बता देना चाहते हैं जो वो जानते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा था एक ही स्ट्रोक में। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब हमें ग्रामर के बाद लिखने के लिए एक लेसन मिला। दैट डे M. Hamel हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और M. Hamel ने हमें नई कॉपियाँ दी। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वह राउंड हैंड में लिखी गई थी, यानी सुंदर सुंदर राइटिंग्स में लिखी गई थी। और उसमें क्या लिखा हुआ था? फ्रेंच एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और हमारे डेस्क के टॉप में कोई फ्लैग लगा हो। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे सभी अपने काम में किस तरह लगे हुए थे और सभी कितने शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही साउंड था जो कि आ रहा था, वो था पेपर के ऊपर स्क्रैचिंग करने का, यानी कि पेन के द्वारा लिखने का।
The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. यानी कि पेपर के पेन के साउंड के अलावा वहाँ पे एक साउंड और था, वो था बीटल्स का, जो वहाँ पे बीटल्स उड़ रहे थे उनका, लेकिन उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा था, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा था. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस who worked right on trussing their fish hooks as if that was French too. यहाँ पे कहता है कि सबसे लिटिल सबसे छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो अपने हुक को फ़िश हुक को ट्रस कर रहे थे, फ़िश हुक को संभाले हुए थे, वो बच्चे भी उन बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे. On the roof, the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? फिर वहाँ पे साइड वहीं पे क्लासरूम के ऊपर कुछ पिजन्स बैठे हुए थे, और कोई और जो फ्रेंच है वो अपने आप में सोचता है, जो जर्मन टीचर्स आएंगे क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मन में गाना गाने के लिए सिखा देंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब मैंने थोड़ा सा अपना सर उठाकर जब हम सब लिख रहे थे तो मैंने अपना सर उठाकर एम की तरफ देखा, तो वो मोशनलेस थे, यानी कि वो हिल नहीं रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे अपनी चेयर के ऊपर. And gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix it in his mind just how everything looked in that little school room. अब वो कहते हैं कि जो एम है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए थे और एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देखे जा रहे थे, जैसे कि एम चाहते हों कि वह सारी चीज़ों को अपने माइंड में फ़िक्स कर ले, यानी कि वो अपनी यादें बना रहे थे आने वाले समय के लिए. इसके बाद Fancy for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him. अब उन्होंने पिछले 40 साल यहाँ बिताए हुए हैं, सेम एक ही जगह पर, जहाँ उन्होंने अपना गार्डन बनाया हुआ है जो विंडो से बाहर दिखाई देता है, और यहाँ पे उनकी क्लासरूम है. यानी कि ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत यादगार है. फ्रेंड्स बताता है यहाँ पे वे 40 साल बीते हैं, तो उनके ज़्यादातर समय यहीं पे बीता है, तो वे सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेट रखना चाहते हैं. इसके बाद जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth. The walnut tree in the garden were taller. The hopvine that he had planted himself twined about windows to the roof. अब यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी उस स्कूल में. Only the desks and benches had been smooth. जो उनकी डेस्क थी और बेंचेस थी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, और जो वॉलनट ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था. होपवाइन ट्री जो था प्लांटेड किया गया था, और वह ट्विंड अबाउट विंडोज़ टू द रूफ, और विंडोज़ से रूफ़ में जाकर वो लगा हुआ था, विंडो से होते हुए रूफ़ में जाके लगा हुआ था, और वह ट्विंड था, यानी कि जुड़वा था. How it must have broken his heart leave it all. ये सब छोड़ के जाना उनके दिल को तोड़ना ही तो है. Poor man, to hear his sister moving about the room, about packing their trunks, for they must leave the country next day. वह पुअर मैन है कि एम हैमल यहाँ अपने ऊपर, यानी कि उस क्लासरूम के ऊपर वाले रूम में ध्यान से सुनते हैं, जहाँ पे एम हैमल की जो सिस्टर है वो अगले दिन जाने कंट्री छोड़ने के लिए ट्रंक पैकिंग कर रही है, यानी कि अपनी संदूक में पैकिंग कर रही है, क्योंकि उनको अगले दिन ही कंट्री को छोड़ना है. बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट.
आफ्टर द राइटिंग, लेकिन उनके पास अभी करेज है कि वह अपने लेसन को लास्ट तक सुन सके। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बू। यहाँ पे बताते हैं कि हमारे राइटिंग के बाद हमारे पास हिस्ट्री का लेसन था और जो छोटे छोटे बच्चे थे, बेबीज थे, वह अपने जो चैप्टर अपना जो लिखा हुआ वो अपना बोलते हैं, अभ्यास करते हैं। क्या बोलते हैं? बा बी बी बू बू। Down there at the back of the room, old Hossa had put on his spectacles and holding his primer in both hands। और उसके बाद जो पीछे हौसर बैठे हुए थे वो अपने स्पेक्टल्स लगाते हैं एंड प्राइमर को पकड़ते हैं अपने हाथों में, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम, और जो कुछ शब्द है वो पढ़ते हैं। You could see that he too was crying। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहे थे, यानी कि बताते हैं कि वह जो कुछ शब्द है वो पढ़ते हुए वह रो रहे थे। His voice trembled with emotions and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry। ये जो उनकी आवाज़ आ रही थी वह बहुत ही कपकपाई थी इमोशंस के साथ, और ये हमें सुनने में थोड़ी सी फ़नी लग रही थी और हमें थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो रो रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। मैं किस तरह इसको याद रखूँगा, मेरा लास्ट लेसन है। All at once the चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब जो चर्च क्लॉक है उसमें 12 बज गए हैं। दैन द एंजल्स, और जो प्रेयर है वो स्टार्ट होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्प्स ऑफ द रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडो। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। अब जो 12 बज गए हैं और प्रेयर स्टार्ट हो गई है, और जो ट्रम्प यानी कि जो रशियन सोल्जर्स थे वो अभ्यास करके वापस जा रहे हैं, और जो उनकी जाने की आवाज़ है वो विंडो से अंदर आ रही है। और एम हैमल अब खड़े हो गए हैं और अपनी चेयर से खड़े हुए हैं, और उन जो फ्रेंड है वो कहता है कि मैंने उन्हें कभी भी पहले इतना लंबा नहीं देखा है, यानी कि अब उनकी जो भावनाएं हैं फ्रेंड्स की वो चेंज हो गई है एम हैमल के लिए। माई फ्रेंड सेड ही, यानी कि अब फ्रेंड बताता है कि एम हैमल कहते हैं मेरे दोस्तों। बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। यानी कि फिर फ्रेंच कहता है कि कुछ जो उनकी फीलिंग्स थी, उनकी भावनाएं थी अपने देश के प्रति, वो उन्हें चोक्ड कर रही है, यानी कि वह बोल नहीं पा रहे हैं। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk। क्योंकि वह बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए वह अब ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और एक चौक का टुकड़ा लेते हैं। एंड bearing on with all his might he wrote as larger as he could। और अपनी पूरी यानी अपनी पूरी सहनशीलता के साथ, यानी कि उनसे लिखा भी नहीं जा रहा था, वह इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन वह अपनी पूरी सहनशीलता से लिखते हैं वी वल्ला फ्रेंड्स। देन ही स्टॉप द, ये जो पॉइंट है वी वल्ला फ्रेंड्स, ये मीन है, इसका मीनिंग है कि हमारी जो भाषा है वो जिंदा रहे, जय हो, हमारी भाषा की जय हो। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। फिर वो रुक जाते हैं और अपना हेड है वो वॉल की तरफ कर लेते हैं और बिना किसी शब्द के एक इशारे से हमें कहते हैं कि स्कूल अब डिसमिस्ड हो गया है, आप जा सकते हैं। ये चैप्टर इतना ही था। इसमें फ्रेंच और
एम हैमिल 2 कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। और जैसे कि बताया गया था कि स्कूल की लाइफ किस तरह इफ़ेक्ट हुई है, हम उनसे रशियन से उनके एलिस और लॉरेन के ऊपर उन्होंने जो अपना कब्ज़ा कर लिया है, उससे उनकी स्कूल की लाइफ किस तरह से इफ़ेक्टेड हुई है।